बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की शख्सियत जापान के मारूफ और मशहूर यहाँ के बहुत बड़े आप यूं कह लें कारोबारी और उसके अलावा यहाँ की बड़ी सोशल शख्सियत हैं ये। और बड़े इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, मसाजिद तामीर किए हैं। मसाजिद तामीर करने के अलावा इनके और बहुत सारे ऐसे काम हैं, मैन पावर का है, बहुत सारी कंट्री के अंदर से लोगों को लाया, जापान में बसाया, उनको रोजगार दिलाया। कई और ममालिक में गए, रूस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, दीगर बहुत सारे ममालिक से लेबर को इंपोर्ट करके जापान लाया। तो आज हमारे साथ मेरी मुराद मीर मोहम्मद नईम भाई हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। बांग्लादेश से बेसिकली इनका ताल्लुक है और जापान में गुज़श्ता 3 दहाइयों से ये मुकीम है। तो आज की नशिस्त जो है उसकी शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नईम भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ। माशाल्लाह जनाब, आप बड़े हशाश बशाश नजर आते हैं जब भी आपसे बात होती है। तो ये बताएं कि जापान में कितना अरसा हो गया है? आप बड़े सोशल कामों में भी बिजी रहते हैं। मैं 40 साल हो गया जी। तो अभी तो वो बहुत साल भी हो गया। अच्छा। जो करना चाहता हूँ पोर्टुगाल के लिए ही करना चाहता हूँ, यही मकसद है। अच्छा सर, ये बताएं, हम शुरू में बात करेंगे अभी जो जापान के जो वीजा वगैरह हैं, जो इमिग्रेशन के नए कानून बन रहे हैं, जो नई वजीर आजम आई है, उस वजीर आजम ने आगे कहा यह जा रहा है कि सख्तियां हैं, लेकिन ज़ाहिर है अपने मुल्क के कानून को कोई भी बंदा पसेपुश नहीं डाल सकता। ज़ाहिर है अपने मुल्क के जो कानून हैं और खासकर जापान के हवाले से अगर जब हम बात करते हैं तो जापान के कानून तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, किसी के लिए भी, वो जापानियों के लिए हों या गैर मुल्कियों के लिए हों। तो आजकल जो सोशल मीडिया के ऊपर ये बहस छिड़ी हुई है कि यार ये गैर मुल्कियों के लिए ये मुल्क जो है इसमें रहना तंग किया जा रहा है या मुश्किलात बढ़ा दी जा रही है, तो ये इसमें क्या हकायक हैं, क्या कहेंगे? एक्चुअली जो परदेश से आदमी आ रहा है वो एक ऑर्डिनरी वर्कर, टेक्निकल इंटर्नी है, दूसरा भी है, वो बहुत थोड़ा प्रॉब्लम भी करता है, कभी कभी चोरी भी करता है, लफड़ा भी करता है। ये भी थोड़ा बचाए है, मगर ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये मामूली प्रॉब्लम है। एक्चुअली जापान में ओकिनावा से होक्काइडो तक 1 करोड़ वैकेंसी है, 1 करोड़ नौकरी है, आदमी नहीं है। इधर जरूर वो ऑर्डिनरी वर्कर दूसरा मुल्क से लेना पड़ेगा। पहले तो आपको पाकिस्तान को साथ इसको कोई कांटेक्ट नहीं था, अभी कांटेक्ट भी हो गया। यानी अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और जापान के दरमियान कोई दो तरफा तजारती ताल्लुकात नहीं थे पहले नहीं था। अब हो गया 2-3 साल, हमारे ख्याल से 2-4 साल कोरोना का बाद पाकिस्तान का साथ भी कांटेक्ट हो गया, चुक्तिया एग्रीमेंट हो गया जी। उसको बोल रहे SSW1 स्पेसिफाइड स्किल वर्कर, स्पेशल स्किल वर्कर, स्पेसिफाइड स्किल वर्कर। वो ऑर्डिनरी वर्कर होता है जी। 16 सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, प्लास्टिक फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, फिशरीज वगैरह, होटल, रेस्टोरेंट वगैरह का। तो यह क्या होता है, वो अपना मुल्क में एग्जाम देना पड़ेगा, वो एग्जाम में पास होगा तो फिर इधर आ सकता है, वो SSW1 में। यानी आप ये कह रहे हैं कि वो जापानी लैंग्वेज के ऊपर उसको अबूर हासिल करना होगा या क्या होगा? नहीं, वो लैंग्वेज सिर्फ N4 करना पड़ेगा। N4 बोले तो एक आदमी 240 आवर्स और 300 आवर्स स्टडी करेगा तो उसको लेवल N4 होगा। N4 फिर एग्जाम देगा, वो पास भी होगा। N4 एग्जाम का बाद वो एक टेक्निकल एग्जाम है, इतना मुश्किल तो नहीं है, बहुत बेसिक है। वो पास करेगा तो वो SSW1 में आ सकेगा। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जापान के अंदर इमिग्रेशन वसाइल बढ़ गए हैं और गैर मुल्कियों को यहाँ से निकाला जा रहा है और दीज एंड दैट की क्या बात है, इनमें क्या हकायक है? इधर बहुत सारे वो रिफ्यूजी आ गया जी। वो रिफ्यूजी एक्चुअली सॉरी टू से 99% इलीगल रिफ्यूजी है। यानी आप यूं कह रहे हैं दो लफ्जों में कि वो झूठ बोलते हैं कि जी हमें हमारे मुल्क में इस तरह हो रहा है, ये प्रॉब्लम। हाँ, वो 90% और 95% झूठ बोल रहा है। हम रिफ्यूजी है, उधर प्रॉब्लम है, और सरकार घूमता है मुझको गोली करने के लिए, तो सब अपना फायदा लूटने के लिए बात कर रहा है। ये यानी आप ये कह रहे हैं कि लोग जो झूठ का बयानिया यहाँ पे प्रमोट करते हैं और बना के देते हैं, उस बिना पे उनको फारिग किया जाता है, निकाला जाता है, तो उन्होंने वो सारा मलबा जापानी हुकूमत पे डाल दिया है कि जी जापानी हुकूमत जो है वो मसाइल पैदा कर रही है। ऐसा ही है।
मगर अभी जापान इमिग्रेशन भी थोड़ा नया नया रोल कर रहा है। जी। ये भी पहले नहीं था। पहले तो एक आदमी एक्सटेंशन के लिए 4,000 था, अभी 6,000, थोड़ा पहले 6,000 हो गया। और अभी एक नया नोटिफिकेशन हाँ। है जिसके मुताबिक 10 मान या 4 मान बनाया, और फिर 10 मान, अभी 10 मान की भी बाज़गश्त है। वो 10 मान होगा, और जो उसको पीआर है, वो पीआर हम लोग जो जैसा परमानेंट वीजा है, परमानेंट रेजिडेंस, उसको 7 साल में एक बार रिन्यू होता है जी। फिर उसको 10 मान देना पड़ेगा, ऐसे सुन रहा हूँ जी। तो लग रहा है अभी 100% पक्का नहीं हो गया, बात चल रहा है जी। हमारा ख्याल से बहुत जल्द 2-4 दिन में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया या दीगर जो सुनी सुनाई खबरें हैं वो उनका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हकीकत ये नहीं है, हकीकत कुछ और है। एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू से एक्चुअली क्या हो रहा है। इधर का जो पॉलिटिकल वो आदमी, पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं चेंज हुआ, आदमी चेंज हुआ, तो उसको सब क्या बात हो रहा है, क्या ये अमेरिका का चक्कर है, क्या है, हम लोग तो आम आदमी है, ऐसे पता नहीं है, मगर बहुत कुछ चेंज हो रहा है, यही सिर्फ देख रहा हूँ, यही सिर्फ पता है। यानी ये आप ये कह रहे हैं कि नई वजीर आजम जो जापान की आई हैं उनकी पॉलिसियां जो हैं वो मुख्तलिफ हैं पहली जो गवर्नमेंट्स है उससे, और खासकर इमिग्रेशन में मसाइल चेंज हो रहे हैं। हाँ, यही बात है। पहले तो इतना डिफिकल्ट नहीं था। तो लेकिन जो लोग कानूनी तौर पे रह रहे हैं, या जिन लोगों के पास एजुकेशन है, या जिन लोगों के पास पासपोर्ट है, या जिन लोगों के पास 1 साल 2 साल 3 साल के वीजे हैं, उनके लिए तो मसाइल कोई भी नहीं है। उसके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर प्रॉब्लम होगा जो रिफ्यूजी है, उसको तो कभी कभी 1 महीना बाद में, 3 महीना बाद में एक्सटेंशन के लिए जाना पड़ेगा। तो अगर एक आदमी इधर कभी कभी वो रिफ्यूजी का काम भी नहीं है, 3 महीना बाद में, 1 महीना बाद में इमिग्रेशन जाएगा, वो एक्सटेंशन के लिए 4 मांग दिएगा, तो उसके लिए तो बहुत जुल्म जैसा हो जाएगा। जी। तो आप एक बात ये बताएं कि जिन लोगों के पास स्किल वीजाज हैं, और यहाँ पे ये भी मसला आ रहा है कि अब एक इंजीनियर का वीजा, वो बंदा इंजीनियर होता नहीं है लेकिन उसको इंजीनियर वीजा जो जिस तरह भी जारी किया जाता है, और फिर लोगों की शुकाई के नाम के ऊपर पैसे लिए जाते हैं, या दीगर अब यूं कह लें कि मुतारफ करवाने के वाले से या वीजे दिलवाने के वाले से जो पैसे लिए जाते हैं, उसकी रोकथाम, और ये जो लोग गैर कानूनी तौर पे कर रहे हैं, इसके क्या असल में क्या है, इसके पीछे चीजें हैं? एक्चुअली ये गैर कानूनी है, वो जापान का लॉ है, आदमी से पैसा नहीं ले सकेगा, मगर आप क्यों दे रहा है, ये भी तो एक बात है। वो आपको पूछ रहा है, एक कंपनी में आपको इंट्रोड्यूस कर देगा, हमको 50 मांग देना पड़ेगा, 30 मांग देना पड़ेगा। अगर आप देगा फिर वो लेगा, आप नहीं देगा तो जोर जबरदस्ती नहीं लेगा। लेकिन एक बंदा जो है उसके वीजे की लिमिट खत्म हो रही है, तो उसकी मजबूरी से वो नाजायज फायदा उठाते हैं और वो पैसे लेते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि रूल बेसिकली क्या है, कि कंपनियां पैसे देती हैं, बंदे देते हैं, या कि क्या चक्कर क्या होता है? एक्चुअली हम तो, हमारा पास हाकिम लाइसेंस भी है, शौकाई लाइसेंस भी है। हम एक आदमी को कंपनी में शौकाई करके इंट्रोड्यूस करेगा जी, तो उसको 1 साल का तनख्वाह का 35% कंपनी से मुझको मिलेगा। यानी कंपनी आपको देगी, वो बंदा नहीं देगा? बंदा नहीं देगा, मेरे पार्टनर से नहीं ले सकेगा। सही। अगर बंदा से मैं 1 पैसा भी लेगा, ये इलीगल होगा। जी। और जो हाकिम है वो तो हमारा नाम पे आउटसोर्सिंग कर रहा हो। जी। एग्जाम्पल, एक कंपनी 10 इंजीनियर मांग रहा है, तो इंजीनियर, एक इंजीनियर 60 मांग में उसको तनख्वाह बिल कर रहा हो, तो उसमें जापान का लॉ है 40% हम लोग खा सकता है, मगर हम लोग 40% नहीं ले रहा है, हम लोग सिर्फ 1/3 ले रहा है, तो बोले तो 33% हो रहा है। यानी आप तो बाज़ाब्ता तौर पे एक चीज को, एक कंपनी को रजिस्टर्ड करके एक प्रॉपर चैनल, प्रॉपर थ्रू चैनल जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे लोग भी हैं जो एक दूसरे के साथ सलाम दुआ, और यार मुझे वीजा चाहिए, तो वो वीजे के चक्कर में लोगों से पैसे लेना और इस तरह के मामलात करना। तो ये जो इलीगल एक्टिविटीज हैं, इनके ऊपर कोई एक्शन वगैरह भी होता है? हाँ, बिल्कुल होगा। अगर इमिग्रेशन को पता है आप बिना लाइसेंस से इधर कोई आदमी को इंट्रोड्यूस किया और हाकिम किया, ऑफकोर्स वो आपको अरेस्ट करेगा। वो जो कर रहा है, हो रहा है, ये इलीगल हो रहा है, ये चुपके हो रहा है। अच्छा, एक बात ये इंपॉर्टेंट जो है कि जो लोग टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, शिकाई होकर नहीं दे रहे हैं, जो बेसिक आपकी सैलरी से कटती है, 4-5 मन, 6 मन, 7 मन, यानी अगर आप यूं कहें कि 70,000, 80,000, 1 लाख यान के लगभग जो पैसे बनते हैं, वो लोग नहीं पे करते हैं, तो उनके लिए मसाइल हैं। एक्चुअली कोई आदमी उससे लेगा, ये तो हमारा ख्याल से जुल्म है,
मगर वो गवर्नमेंट के लिए वीसा के लिए जो वो गवर्नमेंट नया कानून बना रहा है, इसमें तो हमारा कोई बात नहीं चलेगा। हम इसमें कोई कमेंट करेगा भी कोई उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो कंपनियां जो लोग काम कर रहे हैं बाहर किसी जगहों पे, और जिस तरह जापानी कंपनियां लोगों से इंश्योरेंस लेती हैं 4 मन 5 मन 6 मन, जो एक सरकारी तौर पे तय है, कुछ कंपनी देती है 50% उस बंदे पे डालती हैं। इस तरह जो लोग काम करते हैं बाहर कुछ ऐसी कंपनियों में जो ये शिकायत हुके नहीं देते हैं, तो वो लोग तो गैर कानूनी ही कर रहे हैं क्या? ये हुकेन का भी दो सिस्टम है। एक शाकाई हुकेन है और दूसरा है जो शाकाई हुकेन नहीं दे रहा है, उसको लिए हुकुमिनकेन को हुकेन हो रहा है। वो अपना खुद सिटी ऑफिस में डाल रहा है। मगर अभी जापान गवर्नमेंट ने शाकाई हुकेन में बहुत ध्यान दिया। सब कंपनी को भी वो इन्फॉर्म किया, अगर वो स्टाफ फॉरेनर है जापानी से 100% आदमी को शाकाई हुकेन में आना पड़ेगा। तो एक बात है, अगर कंपनी में कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है, वो क्या बोल रहा है, इसको किया कुशाइन बोल रहा है, पार्ट टाइम स्टाफ किया कुशाइन, उसको लिए थोड़ा बहुत 1 साल के लिए 6 महीने के लिए बोल सकता है। ये तो परमानेंट स्टाफ नहीं है, इसलिए मैं अभी शाकाई हुकेन में नहीं डाल रहा हूँ, मगर बाद में डालेगा। हाँ, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर वो बंदा उसको इमिग्रेशन तंग नहीं कर सकता है कि आपने ये शाकाई हुकेन क्यों नहीं दी? नहीं, अभी तक भी नहीं किया, अभी तक भी नहीं कर रहा है। मगर इमिग्रेशन अगर बोलेगा जो तुम्हारा शाकाई हुकेन नंबर इधर लिखो, फिर आपको शाकाई हुकेन में ढूंढना पड़ेगा। जिधर काम कर रहा है वो साथी को बोलना पड़ेगा मेरा शाकाई हुकेन नहीं देगा तो इमिग्रेशन वीसा नहीं देगा। तो कंपनी फटाफट वो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके बताएगा ठीक ये अभी तक तो नहीं दिया था, वो आप स्टार्ट किया, फिर हो जाएगा वीसा। यानी आप ये कह रहे हैं कि हम अगर 2 लफ्जों में बात करें तो ये करें कि जो बंदा जापान की कंपनियों के, जापान की हुकूमत के इमिग्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर अमल करता है, टैक्स बाज़ाब्ता तौर पे देता है, तो उस बंदे के लिए इस मुल्क में कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली जापान का ये कंट्री ऑफ लॉ, जापान में कौन प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, कौन मिनिस्टर आ रहा है, डज नॉट मैटर। इस चीज से कोई मतलब नहीं है। दिस इज द कंट्री ऑफ लॉ। ये आइन का, कानून का मुल्क है। हाँ, यहाँ पे वो पार्टियों की ये शख्सियात का मसला नहीं है कि किसने आना है किसने जाना है। हाँ, ये कोई कानून उसी जगह पे खड़ा है, कानून अपनी उसकी अमलदारी जो है वो हर सूरत में मुमकिन है। ऐसा ही है। अच्छा, नहीं भाई, आपने जो यहाँ पे रफाई जो सिलसिला आपने शुरू किया हुआ है, जो दीनी सिलसिला है आपका, आपने मसाजिद की उसमें तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेते हैं। आपका दस्तरखान बड़ा खुला है, आपके पास दर्जनों लाइनें लगी होती हैं, खाना चल रहा होता है, बंदे बैठे होते हैं। आप जब हिरोशिमा जाते हैं तो ये इलाका वीरान हो जाता है, और जब आप टोक्यो आते हैं तो मैं जब से देख रहा हूं तो टोक्यो में जो ही आप बुध वाले दिन आते हैं तो 3 दिन आप रहते हैं, तो वो 3 दिन बड़ा एक मेले का समा होता है। दस्तरखान पे लोग बैठे होते हैं, तो आपसे गपशप चल रही होती है। तो मस्जिद के अंदर भी आपने जो बता रहे थे 5-5.5 हजार मन जो आपने करके देना है मस्जिद के लिए, जो एक्सटेंशन कर रहे हैं उसको, तो उसकी तोसी में पैसे भी रिक्वायर हैं। कुछ पैसे आपके 3-3.5 हजार हो गए मेरी मालूमात के मुताबिक, कुछ रहते हैं। तो ये सारा नेटवर्किंग आप कर रहे हैं, लोगों को भी ला जा रहे हैं, बड़ा मसरूफ टाइम होता है आपके पास, तो कहाँ पे टाइम कैसे निकालते हैं फैमिली के लिए दीगर? मैं जब उधर जाता हूँ वो सिर्फ टाइम फैमिली के लिए ही दे रहा हूँ। जब इधर आता हूँ मैं सिर्फ काम ही करता हूँ, मगर मेरा अपना काम से मैं ज्यादा वो दावा का काम करना चाहता हूँ। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह इस एरिया में हम है, हमारा दूसरा भाई भी है, 10-20 आदमी है एरिया में, सब मिलके मस्जिद बनाया। तो फिर एक्सटेंशन भी हो रहा है, वो बगल का जो जगह जी जी जो घर लिया है आपने, वो भी हम लोग क्या बोल रहा है, डिपॉजिट भी दे दिया जी। नेक्स्ट महीने का अंदर वो खरीद करना पड़ेगा जी। तो हम 50% पैसा ऑलमोस्ट सिस्टम हो गया, बाकी भी इंशाल्लाह हमारा ख्याल हो जाएगा जी। तो हम लोग सब डोनेशन भी करेगा। फिर हमारा एक भाई है, वो लॉन्च गुड एक ऑनलाइन मीडिया है, उधर से भी बहुत पैसा पहले भी आ चुका है, अभी भी वो उसमें बिटिंग कर रहा है, लग रहा है इंशाल्लाह उधर से भी थोड़ा पैसा आ जाएगा। तो हमारा ख्याल से वो पैसा का इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, वो हो जाएगा इंशाल्लाह।
अच्छा, जापान में सर जो इबादत गाहें, मसाजिद हैं या मदारस वगैरह तो शायद मेरे ख्याल में कोई इक्का दुक्का कुछ थोड़े हैं, लेकिन मस्जिदों के अंदर ही मदारस का एहतमाम है, जिस तरह बच्चे वगैरह पढ़ते हैं या जो कुरान की तालीमात आप दे रहे हैं। तो ये बताएं कि इसमें कोई मसाइल आपको जापानी हुकूमत की तरफ से या कहीं पे भी कोई किसी किस्म की आपको इंटरफेरेंस जो हो रही हो, कुछ है ऐसा? नहीं नहीं, वो जापानीज आदमी इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा है, डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है। कभी कभी हमारा मस्जिद का उधर वो क्या बोल रहा है, स्पेशल ब्रांच से एक जापानीज इंस्पेक्टर भी आ रहा है। वो सिर्फ हम लोगों का प्रोटेक्शन के लिए, फ्राइडे में बहुत आदमी आ रहा है, अगर कोई पागल आदमी कोई लफड़ा नहीं करे जापानीज, इसलिए वो एक्चुअली हम लोग को प्रोटेक्शन के लिए वो आ रहा है हर फ्राइडे में। और इधर मदरसा करेगा क्या करेगा, उधर क्या हो रहा है, जापानीज वो क्या बोल रहा है, प्रशासन से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जापान के अंदर जो इबादत गाहें मुसलमानों की हों या दीगर जितने भी मजाहब की हों, वो सारी महफूज हैं और हर बंदे को ये हक हासिल है कि वो अपनी इबादत गाह के अंदर जा सकता है। मसाजिद, मदारिस, तालीम और तरबियत जो भी हो रहा है वो आप कर सकते हैं आजादी से। जरूर जरूर, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बहुत वो मुस्लिम फ्रेंडली है। अच्छा, ये बताएं कि जापान के अंदर इस्लाम के फैलने की जो रेशो है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि कितने कुछ लोगों को तबलीग करके इस्लाम के दायरे में लाया गया है या लोग आ रहे हैं या उस तरफ लोग जो हैं वो उनको रगबत दी जा रही है? पहले तो बिल्कुल नहीं थे, वो हम लोग मुसलमान जितना वो शादी किया सिर्फ वो था, मगर अगर धीरे धीरे तो बहुत जापानीज भी मुसलमान हो रहा है। हमारा ख्याल से वो कम से कम 2, 4, 5, 10 हज़ार तो हो जाएगा अभी, तो स्लोली हो रहा है। उसको हम लोग वो क्या बोल रहे हैं, चैलेंज से लेके उससे दावा देना पड़ेगा। अच्छा से दावा देगा, हमारा ख्याल से अगर वो उसको मालूम पड़ जाएगा व्हाट इज इस्लाम, वो एक कबूल करेगा। तो हम लोग अच्छा तरफ से अभी तक दावा का सिस्टम चालू नहीं कर पाया, ये हमारा कमजोरी है। हाँ, ये नहीं, हमें जिस हिसाब से इस्लाम की दावत देनी चाहिए थी उस हिसाब से हम नहीं दे पाए, नहीं दे पाए, ना अमली तौर पे और ना कहने के तौर पे, कौली तौर पे। यही बात है। अच्छा, एक चीज ये बताएं कि आप चूंकि बड़ा अरसा हो गया आपको जापान में, आप एक दूसरे लफ्जों में आप जापानी, आपकी जो जापानी जो निहंगो है वो आप उस तरह से बोल रहे होते हैं जैसे जापानी ही। तो आपने जापान में शादी भी की, तो आपके जो बच्चों का लाइफस्टाइल है या आपकी जो बीवी का लाइफस्टाइल है, वो जरा थोड़ा सा वो बता दें ताकि हमारे देखने वाले लोगों में ये चीज जा सके कि यार एक्चुअली हर आदमी को अलग अलग होता है। तो हम बच्चा को वो कैसे नमाज पढ़ना है, वो इस्लाम क्या है, ये सिखा दे दिया, वो नमाज भी पढ़ता है। तो आगे क्या करे तो बुरा वो कहीं मालूम है। तो उसको जो इस्लाम का तरीका है, अच्छा तरफ से उसको सबक दे रहा है, तो वो बहुत अच्छा से सीख रहा है जी, वो दिल से सुन रहा है, वो दिल से वो क्या बोल रहा है पालन कर रहा है। तो ये अच्छा बात है। बच्चा लोग को हम वो जब छोटा था उस टाइम पे सिखा दिया, तभी वो चर्चा में है। इसी सिलसिला में मैं हर हमेशा वेरी ऑफन वो फैमिली का टाइम दे रहा हूँ। उधर जा रहा हूँ, उधर उसको लेके बीवी बच्चे को लेके इधर उधर जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ। उसको लिए जो टाइम ये फिक्स्ड है, ये बिजनेस के लिए मैं वो टाइम ना ही डिस्टर्ब करेगा। यानी आप ये बताएं कि आप 3 दिन अपने वहां पे हिरोशिमा नागासाकी में होते हैं और 2-3 दिन आप यहाँ पे होते हैं, बीच में आपके टूर वियतनाम के, रशिया के, इंडोनेशिया के, मलेशिया के लग रहे होते हैं। बड़ा बिजी शेड्यूल है आपका। मैं मैन पावर में तो चक्कर में, मैं बिजनेस का चक्कर में जा रहा हूँ। कभी कभी वो मलेशिया जाना पड़ता है, वियतनाम जाना पड़ता है, बांग्लादेश जाना पड़ता है, इंडिया जाना पड़ता है। अभी रूसिया से आया, ऑस्ट्रेलिया भी हर साल में 5-7 बार भी कभी कभी जाना पड़ता है। तो ये सब बिजनेस का सिलसिला में जाना पड़ता है। तो मुझे ये बताएं, आपने दुनिया के कई ममालिक फिरे, तो कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें जो गैर मुल्की हजरात हैं, कारोबार करना चाहें, नौकरी करना चाहें, रहना चाहें, सेफ किसको समझते हैं? एक्चुअली ऑनेस्टली टेलिंग, ऑस्ट्रेलिया में जापान से ज्यादा तनख्वाह मिल रहा है अभी, मगर लाइफ सिक्योरिटी के लिए
पीस के लिए हमारा ख्याल से ये जगह सबसे नंबर 1 है, बहुत बेटर है। दूसरा मुल्क में कभी कभी पैसा इससे थोड़ा ज्यादा मिलता है, मगर अगर सिक्योरिटी का बात आ जाए, उस शांति का बात आ जाए, तो हमारा ख्याल से जापानी बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। यानी आप ये कह रहे हैं, अगर हम उसको शॉर्ट वर्ड में अगर बताएं, कि आपकी जान, माल और इज्जत, हर चीज आपको यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। बिल्कुल। यानी जो दीगर कंट्रियों के अंदर जो चोरियां होती हैं, डकैतियां होती हैं, या इस तरह के जो और जुल्म होते हैं, जो फायरिंग, बंदे मार, तो जापान में ऐसा कुछ भी नहीं, पीस है। ऐसे नहीं है। वो हमारा एक दोस्त, वो लास्ट ईयर में मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, सिडनी में। मेरा एक दोस्त का दोस्त, वो ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है। तो एक ऑस्ट्रेलियन पैसेंजर था, वो बोला प्लीज पे $36। वो उसको बाद वो ऑस्ट्रेलियन उसको ऐसा मार दिया, वो बोला यू ब्लडी एशियन, आई एम ऑस्ट्रेलियन, व्हाई यू आस्क मी मनी, then kick him, slap him, punch him. After that मेरा दोस्त आईसीयू में जाना पड़ा। इस तरह उसको एग्रेसिव हुआ बंदा, ये कि यार ये दूसरे कंट्री का बंदा। जापान में तो मैं 40 साल हूँ, ऐसे कोई एक्सीडेंट अभी तक मैं नहीं सुना। इधर तो ऐसा नहीं करेगा। जापानी लड़ते भी नहीं है, क्या वजह है? यार तो एक्चुअली वो पीसफुल माइंडेड है। जापान अब भी थोड़ा जानता है, इधर नहीं लौटता है। हाँ, 2-4 पागल आदमी तो है, वो हाँ डेफिनेटली हर जगह पे होते हैं। में ही होगा। जी जी, मतलब बेसिकली पीसफुल प्लेस इन द वर्ल्ड जापानी होगा, ये हमारा ख्याल से। जी जी जी। हाँ जी नाजरीन, आपने नईम भाई की बातें सुनी, सोशल बातें भी सुनी, दीनी भी सुनी, वीजे के हवाले से आपने बातें सुनी, इमिग्रेशन के जो नए रूल्स हैं उनके हवाले से। तो जो बेसिकली जो लोग, जापान एक ऐसा कंट्री है कि अगर आप पुरअमन हैं, अगर आप यहाँ पे कवानीन पे अमल दरामद मुकम्मल करते हैं, तो आपको यहाँ पे रहने में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उस पर कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिए। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। जी नहीं भाई, तो एक बात है मेरा, मैं बोलता हूँ, अगर पाकिस्तान से कोई रिक्रूटिंग एजेंसी और कंसल्टेंट और स्टूडेंट कंसल्टेंट कोई आदमी जापान में भेजेगा, तो आने से पहले जरूर इधर का रूल्स रेगुलेशन सिस्टम से थोड़ा सबक दे, फिर उसको लिए भी अच्छा होगा, पाकिस्तान का रिपुटेशन के लिए भी अच्छा होगा, जो भाई भेजेगा उसको लिए भी अच्छा होगा। तो अगर कोई मौका मिलेगा तो फिर बात होगा। आपको सबके लिए दुआ है, मेरे लिए भी दुआ करिए। अस्सलामु अलैकुम।